पाकिस्तान का भी उदाहरण देख रहे हैं कि जहां का सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात से अप्रभावित है कि सत्ता पक्ष में कौन बैठा है, प्रधानमंत्री हैं या कौन है, उनको रगड़ने में सुप्रीम कोर्ट जरा भी जो है वो देरी नहीं करता। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया 142 का उपयोग करके अनुच्छेद की। उन्होंने पूरे उस मामले को पलट के और एक प्रकार से घड़ी की सुई को उन्होंने 13 दिन पीछे कर दिया, 15 दिन। आप और अनिल मसीह तो एक प्यादे हैं। अनिल मसीह कौन होते हैं किसको जिताने हराने वाले? हाँ। यहाँ तो ये प्रदर्शित करना है कि आपकी कितनी लॉयल्टी है। ये कोई शुक्ला जी, पंडित जी या सवर्ण पंजाबी या वो नहीं, अनिल मसीह ये क्रिश्चियन है। और इनको जब बनाया गया तो कहीं ना कहीं से ये होगा कि ये लॉयल्टी टेस्ट देने में कितने लायल हैं। तुम दिन को कहो रात, तुम्हें दिन में तारे चमका दें, ये तो इस पर उतर आए थे। ये तो जो है फिल्म के गाने की तरह थे कि रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। भाई झिलमिल सितारों के आंगन में रिमझिम बरसता सावन कहाँ से होगा? और रिमझिम बरसता सावन होगा तो झिलमिल सितारों का आंगन कहाँ से होगा? तो इन्होंने तो दोनों कर दिया। आपका जो ईवीएम मशीन जिसको कहा गया कि इसको हैक करके दिखाइए, आपने ये तो उसमें दिखाया नहीं कि उसका जो हार्डवेयर क्या लगा हुआ है, हार्डवेयर में कौन सी चिप लगी हुई है, और उसका जो है उस तरह का परीक्षण भी नहीं हुआ कि इसमें क्या पेगासस जैसी कोई चीज प्लांटेड तो नहीं है। और पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर दर्जनों की संख्या में पूरी दुनिया में आ गए हैं। आखिर ये इसका क्या जवाब है कि जर्मनी, अमेरिका जैसे पूर्ण विकसित देशों में अब इसका उपयोग नहीं होता है, लेकिन जब बात अपनी मान प्रतिष्ठा पर बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट को भी जो है वो ऐसा रुख अपनाना पड़ जाता है जिससे लगे कि वो ईमानदार दिख मने ही नहीं है, बल्कि ईमानदार दिख भी रहा है। तो ये जो मेयर का चुनाव हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है कि वो न केवल ईमानदार है बल्कि ईमानदार दिख भी रहा है। सवाल है कि जो बेईमानी करने की कोशिश सत्तारूढ़ पार्टी ने की थी, 3 पार्षदों को तोड़ा था और था कि फिर से चुनाव होगा तो फिर से चुनाव होगा तो जो है फिर हम ही जीत जाएंगे, तो फिर हमारी ही गोट्टी लाल होगी और फिर देश भर में कहेंगे क्या हुआ, फिर से चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने कराया तो क्या हुआ, जीते तो हम ही। तो वो सब मामला जो है उलट गया और वहां मेयर की जो व्यवस्था है वो 1 साल के लिए मेयर चुना जाता है। तो बहरहाल ये जो है क्या कहते हैं, टोटल परिस्थितियां सुप्रीम कोर्ट में जो है रही और 142 का जो है जो इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किया, ये यूनिक था। सार्वजनिक सभाओं में मैं बार बार कहते रहा हूं कि जो शक्तियां पहले बैलेट पेपर लूटती थी वही शक्तियां ईवीएम की हेराफेरी कर रही। संदर्भ है चंडीगढ़ का मेयर चुनाव। वो जो रिटर्निंग ऑफिसर थे अनिल मसीह बीजेपी के एक काउंसलर और कैमरे के सामने हेराफेरी करता पकड़े गए। आखिरकार ये बगैर किसी अपने बॉस के इशारों पर थोड़े ही कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि संकेत साफ है कि ईवीएम रहे न रहे, हेरा फेरी करके हम चुनाव जीत लेंगे। कैमरा लगा भी रहे तब भी हेरा फेरी हम करेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त फटकार, और शायद भारत के इतिहास में पहला ऐसा चुनाव होगा मेयर का कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसके बाद फिर से काउंटिंग, कोई रिजल्ट जो हुआ वो आपके सामने है। इसके कानूनी पहलू क्या है और राजनीतिक पहलू क्या है, ये विस्तार से जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। सिर्फ एक मेयर का पद नहीं, इसके कानूनी पक्ष और राजनीतिक पक्ष को समझना बेहद जरूरी है। आज के एपिसोड में चर्चा इसी विषय। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर लाइव। जेपी सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और वकील भी। पूरा जज साहब का जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पूरी तैयारी के साथ पढ़ के इस एपिसोड में मौजूद है। हम लोग थोड़ा सा विलंब से करते हैं लेकिन पूरी तैयारी के साथ बातचीत करते हैं। जेपी साहब से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके क्या कहाँ कहाँ हाईलाइट किया गया है, क्या क्या कानूनी पक्ष है। और मसला इसलिए भी और संगीन हो जाता है क्योंकि ईवीएम का मसला भी कोर्ट में है, लाखों ईवीएम गायब है, कई इलेक्शन पिटीशन कोर्ट में है। क्या इन सब पे कुछ प्रभाव पड़ेगा इस ऑर्डर का? इन सारे पहलुओं पर चर्चा इस एपिसोड में। स्वागत है सर जी, नमस्कार जी। देखिए सर,
सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय जो है अनुच्छेद 142 की तरह लेने के लिए स्वतंत्र है और उसको कहीं चुनौती नहीं दी सकती और सारे कोर्टों पर वो बाध्यकारी है। अयोध्या में रायबरेली से लखनऊ की विशेष अदालत में विवादित ढांचा ढहाने का मामला हो, 142 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रायबरेली से जो है लखनऊ क्षेत्राधिकार ट्रांसफर कर दिया था। आपके 2 साल बाद इसी से जुड़े अयोध्या जमीन विवाद मामले में भी इस धारा का इस्तेमाल करके जजमेंट दिया गया था, क्योंकि वहां मालिकाना हक जमीन पर किसी का नहीं सिद्ध हो पाया था। इससे पहले भोपाल गैस त्रासदी मामले में भी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पीड़ितों के लिए मुआवजे के ऐलान के बाद इसका इस्तेमाल किया था। जेपी समूह और घर खरीदने वालों के केस और एक शादी के तलाक के मामले में भी इसका इस्तेमाल कर चुका है। इस अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने घड़ी की सुई पूरी तरह घुमा दी। और इसके साथ अगर आपको याद हो, हमारे श्रोताओं दर्शकों को याद हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब महाराष्ट्र का मामला आया था तो चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्व किया था मौखिक रूप से कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता, खुद मैदान छोड़कर भागे नहीं होते, तो ये लीगल फैटर्निटी में लगातार ये बात की चर्चा हुई, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको पुरानी स्थिति को बहाल कर देता? चंडीगढ़ मेयर के फैसले को देखते हुए अब ये लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे ने विधानसभा फेस किया होता, विधानसभा में उपराजित होते, तब वो इस्तीफा देते या इस्तीफा देने के लिए बाध्य किए जाते, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसको बहाल कर देता। क्यों? प्रसंगवश मैं थोड़ा वहां की भी स्थिति बता दूं। वहां 20-22 जून के आसपास जब दल बदल का मामला आया तो वहां डिप्टी स्पीकर थे। स्पीकर का चुनाव राज्यपाल महोदय ने वहां होने ही नहीं दिया था, गवर्नर साहब ने। जब वो स्पीकर के चुनाव के लिए बात होती थी तो वो किसी न किसी बहाने जो है वो विधानसभा का सत्र टाल देते थे, मतलब बुलाते नहीं थे। डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने जो है दल बदल की नोटिस जारी की, तो फिर एक बात उठी कि साहब वो फर्जी जो है हो गया, कि साहब उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव है, जो अंत तक स्टेब्लिश नहीं हो पाया कि टाइम से था कि नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में जो है क्या कहते हैं आपके जस्टिस सूर्यकांत की ग्रीष्मकालीन पीठ थी, उन्होंने 11 जुलाई के लिए जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तब के लिए मामले को पोस्ट कर दिया और कोई यथास्थिति या कुछ का आदेश नहीं किया। नतीजा हुआ कि वहां जो है लगातार वो हुआ, सरकार गिर गई, इस्तीफा दे दिया, नई सरकार बन गई, नया स्पीकर चुन लिया गया और दल बदल सब बड़े पैमाने पर हुआ और 11 तारीख को भी यही लटका हुआ टाइप का आदेश हो गया, कोई आदेश नहीं हुआ। वो आगे मामला 2023 में आया, जब चंद्रचूड़ ने बहुत चूड़ी चढ़ाई तब उन्होंने किया, वो फिर चैलेंज में है कि उन्होंने गलत ढंग से जो है वो क्या कहते हैं मतलब उसका निर्णय किया स्पीकर ने। एनसीपी का भी मामला है। तो कुल मिला के ये है कि ये लगातार आलोचना हो रही कि सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में एक असंवैधानिक सरकार चलवा रहा है, इनएक्शन के कारण या टाइमली जो है ऑर्डर न करने के कारण। ये बात लगातार जो है लीगल फैटर्निटी में और उसमें पॉलिटिकल सर्किल में है कि वहां महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट चलवा रहा है। प्रसंगवश कर्नाटक में जब कुमार स्वामी की सरकार थी और इसी तरह जब दल बदल हुआ था और वहां स्पीकर कुछ जो है वो लटकाना चाहते थे, करना चाहते थे, तो सुप्रीम कोर्ट में ही जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ थी जिसने बिल्कुल टाइम फ्रेम फिक्स करके कहा कि नहीं आप ऐसा कीजिए, वो आप ऐसा कीजिए, और सरकार गिर गई, वहां जो है बीजेपी की सरकार बन गई। इसको भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो सवाल इस बात का है कि जब मामला अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसी के ऊपर निर्भर है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो मेयर का चुनाव की जो चुनौती सुप्रीम कोर्ट में हुई मेयर चुनाव की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे नहीं किया और 13 दिन बाद की तारीख लगा दी। ठीक है, उन्होंने फटकार लगाई और 13 दिन बाद की तारीख लगा दी। अब इस 13 दिन में जो है भाजपा ने 3 पार्षदों को तोड़ लिया और ये कहा जाने लगा कि अब अगर फिर से नए सिरे से वोटिंग होगी तो भाजपा का ही मेयर चुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भी जज लोग भी अखबार पढ़ते हैं और देख रहे हैं कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है। अब जो 13 दिन पहले जो नवैयत थी वो 13 दिन बाद नवैयत नहीं रही, भले आप दोबारा चुनाव का आदेश दें तो
उन्होंने जो है इसको देखा और देखने के बाद बैलेट पेपर मंगाया, बैलेट पेपर की जांच की तो देखा कि उसमें सारे वोट जो इनवैलिड इन्होंने किए थे वो जो है वो कांग्रेस और आप के कैंडिडेट को मिले थे। उन्होंने उसके आधार पर फैसला सुना दिया 142 का लेते हुए। अगर वो कहते हैं कि नहीं फ्रेश चुनाव हो, तो फ्रेश चुनाव में आपकी वो स्थिति तो बहाल नहीं होती, अब नए सिरे से होता। और जो 3 जो पार्षद टूट के चले गए थे वो बीजेपी के पक्ष में वोट देते, तो फिर वही ढाक के 3 पास हो जाते। और फिर लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिन का समय देके और वहां जो है बेईमानी से जो चुने गए थे मेयर उनको जो है क्या कहते हैं बनाए रखा। इस खतरे को भांपते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे उसकी जो चीफ जस्टिस ने और जजों ने पूरे मत पत्रों को देखा और देखा कि उसमें जो क्रॉस लगाने के अलावा सिर्फ वोट उसमें मिला था आप और उनके पार्षद को, तो उन्होंने 142 के तहत उनको बहाल कर दिया। जबकि तुषार मेहता और इसमें एक पार्टी ने लगातार कहा कि फिर से इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो जान गए कि अगर इसकी जांच होगी तो ये जो है मामला उलट जाएगा। तो सवाल है कि जो बेईमानी करने की कोशिश सत्तारूढ़ पार्टी ने की थी, 3 पार्षदों को तोड़ा था और था कि फिर से चुनाव होगा तो फिर से चुनाव होगा तो जो है फिर हम ही जीत जाएंगे, तो फिर हमारी ही गोट्टी लाल होगी और फिर देश भर में कहेंगे क्या हुआ, फिर से चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने कराया तो क्या हुआ, जीते तो हम ही। तो वो सब मामला जो है उलट गया और वहां मेयर की जो व्यवस्था है वो 1 साल के लिए मेयर चुना जाता है। तो बहरहाल ये जो है क्या कहते हैं टोटल परिस्थितियां सुप्रीम कोर्ट में जो है रही और 142 का जो है जो इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किया ये यूनिक था। लेकिन इसके साथ इस डिसीजन से और जिस तरह जो है वहां के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ अभी उसको मुक्त नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके खिलाफ मुकदमा कायम करने की बात कही है, उसको नोटिस दिए जाने की बात कही है, उसकी सुनवाई आगे होगी। तो उनके खिलाफ अभी क्या कार्रवाई होगी, वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं, अभी कुछ भी हो सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इस बार चुनाव पर अपना जो है वो क्या कहते हैं रवैया दिखाया है कि अगर इस तरह बेईमानी से हारा जाएगा चुनाव तो सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं बैठेगा। इससे कहीं ना कहीं जो हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग है जिसके ऊपर लगातार आरोप लग रहा है कि ये जो है क्या कहते हैं जो आचार संहिता का भी उल्लंघन सत्तारूढ़ दल करता है उसकी अनदेखी करता है और विपक्ष के लोगों को जरा जरा सी बात पे नोटिस देता है। फिर जो ईवीएम का घपला है, मतगणना का घपला है, जो ईवीएम की मशीनें बाहर मिल जाती हैं, जो कभी तहसीलदार के यहाँ मिल जाती हैं, कभी एसडीएम के यहाँ मिल जाती हैं, कभी खेत में पड़ी मिल जाती हैं, कभी किसी गाड़ी में लद के जाते हुए मिल जाती हैं। अब इन सब पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट की भुगती टेढ़ी हो सकती है। दरअसल बात यहाँ ये है कि कौन कहता है आसमानों में सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, दुष्यंत कुमार की गजल की जो पंक्तियां हैं वो हमेशा से मौजूद है। जब आप उसको कायदे से चैलेंज नहीं करेंगे, जी, जब आपको मालूम है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र आशा है और आप उसको कायदे से चैलेंज नहीं करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम लाइक माइंडेड इस तरह के सरकार के पक्ष के जज हैं कि जो उनको सुनते नहीं है। वो मास्टर ऑफ रोस्टर के नाते किसके यहाँ मामला जाता है, लेकिन जब बात अपनी मान प्रतिष्ठा पर बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट को भी जो है वो ऐसा रुख अपनाना पड़ जाता है जिससे लगे कि वो ईमानदार दिख मने ही नहीं है बल्कि ईमानदार दिख भी रहा है। तो ये जो मेयर का चुनाव हुआ है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है कि वो न केवल ईमानदार है बल्कि ईमानदार दिख भी रहा है। तो ये बात अब राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू हो सकती है। इसलिए कहीं न कहीं चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल में काफी सिहरन का माहौल मेरे हिसाब से है कि भाई सुप्रीम कोर्ट इतना सक्रियता दिखा रहा है तो कुछ भी कर सकता है। ये स्थिति है सर जी। अनिल मसी पे इस घटना में कौन सा केस लगेगा? 420 का फर्जरी? हाँ अगर चारों वो दस्तावेजों में हेरा फेरी मतगणना को दूषित करने का अब बिल्कुल एकदम कानूनी तो हम नहीं अभी देख के बता सकते कि क्या होगा, लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि इनके ऊपर किस किस धारा में मुकदमा कायम होना चाहिए। ये तो सुप्रीम तो कोर्ट, ये लेकिन एक प्रकार से आपने मतलब चुनाव को ही जो है वो क्या कहते हैं हर लिया। ये एक प्रकार से मतलब आप बैलेट पेपर की जो है ये भी अपने आप में एक प्रकार का वो है। और ये बैलेट बॉक्स लेके भागने का मामला तो कोई भी करता है, बैलेट बॉक्स हमेशा वो लेके भागता है जिसको
कब्जा है या यहाँ उसका ज्यादा वोट पड़ रहा है, ताकि वो फिर से वोट पड़े। और जब फिर से वोट पड़ेगा तो इतने पहरेदारी में कि फिर उसमें फर्जी वोटिंग नहीं हो पाएगी और कब्जा नहीं हो पाएगा। वो बिल्कुल फिर एक प्रकार से वो हो जाता है, मतलब एक पहचान हो जाती है उसकी, वो आइडेंटिफाई हो जाता है और एक जगह केंद्रित हो जाता है मामला। बैलेट सर बॉक्स जीतने वाली पार्टी लेके नहीं भागती सर। जीतने के लिए वो सिर्फ चाहती है कि यहाँ ईमानदारी से मतदान हो। जो मतदान जो है वो कब्जे की वजह से गड़बड़ हो जाता है। और यहाँ बिहार का लोकतंत्र और जगह नहीं है। बिहार का लोकतंत्र ये है कि एक समय बिहार में आया जब बिहार में बहुमत का जो है वो हो गया, क्या कहते हैं, आपका बैलेट बॉक्स हो गया। जिस गांव में जिसका जितना ज्यादा बहुमत है, और अगर कोई 70%, 60%, 70% आबादी है तो बाकी 30% फिर वहां वोट डालने नहीं जाता, मान लेता है कि 70% का ही वोटिंग है। वो कोई भी हो सकता है। जहां ओबीसी में कोई जाति विशेष है वहां उस जाति का वोट हो गया। जहां आपका जो है आपके दलित में विशेष है वहां दलित का वोट हो गया। जहां सवर्ण में विशेष है वहां सवर्ण का वोट हो गया। मतलब अगर ब्राह्मण बहुल सीट है तो ब्राह्मण का बूथ हो गया, ठाकुर बहुल सीट है तो ठाकुर का बूथ हो गया, यादव बहुल सीट है तो यादव का बूथ हो गया। बाकी दूसरे लोग कंफेडरेशन के लिए जाते ही मान के चलते हैं कि हाँ उनका बहुमत है, अब उनका हो गया। पहले ऐसा नहीं था। पहले दबंग कैप्चर करते थे, और दबंग जो है वो क्या कहते हैं, उस सत्तारूढ़ दल के लिए जो है क्या कहते हैं, कोई सत्ता पक्ष के साथ पुलिस भी रहती है, उसके लिए जो है बूथ कैप्चरिंग करते थे। तो बिहार में इसका जो है वो हो गया कि जिसका जो है आपका बहुमत उसका वो बूथ। जो शेषन जी के जमाने से जो मामला उलट गया और सबको जो है उसमें वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन ये जो मशीन का जो मामला है, जो मशीन में गेटिंग सेटिंग या तो चिप के द्वारा हो रही है या मशीन जो बदली जा रही है, ये बिल्कुल अलग मामला है। और इस पर अभी तक जो चुनाव आयोग ने चाहे जितना इस पर जो है वो क्या कहते हैं विमर्श किया हो, जो एक बुकलेट उन्होंने सामान्य उत्तर पुस्तिका जारी की हो, लेकिन वो चुनाव आयोग जो है उस पर जो है गोलमोल जवाब दे रहा है। आपका जो ईवीएम मशीन जिसको कहा गया कि इसको हैक करके दिखाइए, आपने ये तो उसमें दिखाया नहीं कि उसका जो हार्डवेयर क्या लगा हुआ है, हार्डवेयर में कौन सी चिप लगी हुई है, और उसका जो है उस तरह का परीक्षण भी नहीं हुआ कि इसमें क्या पेगासस जैसी कोई चीज प्लांटेड तो नहीं है। और पेगासस ऐसे सॉफ्टवेयर दर्जनों की संख्या में पूरी दुनिया में आ गए हैं। आखिर ये इसका क्या जवाब है कि जर्मनी, अमेरिका जैसे पूर्ण विकसित देशों में अब इसका उपयोग नहीं हो रहा है। वहां ओल्ड ट्रेडिशन जो है वो आपके क्या कहते हैं बैलेट पेपर के अनुसार चुनाव हो रहा था। लेकिन इस निर्णय के बाद कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ये भीतर से जो है दहशत में है कि अगर हम जो है ज्यादा बेईमानी करेंगे या बेईमानी हमारी उजागर होगी तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। इस निर्णय से ये तो संदेश गया ही है सरकार में और चुनाव आयोग में कि कुछ भी हो सकता है। करेगा कि नहीं ये पता नहीं, और उसको चुनौती देने वाले लोग चुनौती देंगे कि नहीं पता नहीं। एक सवाल और, अनिल मसीह ने जो किया वो मुझे लगता है कि शायद वो अपने व्यक्तिगत निर्णय से नहीं किया हुआ, कोई ना कोई इशारा कहीं ना कहीं रहा होगा। और अगर इशारा रहा होगा तो क्या ये संदेश देने की कोशिश है कि मैं जैसे तैसे चुनाव जीत ही लूंगा? ये तो 100% है, और ये तो है ही है कि माइट इज राइट। हमारे हाथ में ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और अनिल मसीह तो एक प्यादे हैं। अनिल मसीह कौन होते हैं किसको जिताने हराने वाले? यहाँ तो ये प्रदर्शित करना है कि आपकी कितनी लॉयल्टी है। ये कोई शुक्ला जी, पंडित जी या सवर्ण पंजाबी या वो नहीं, अनिल मसीह ये क्रिश्चियन है। और इनको जब बनाया गया तो कहीं ना कहीं से ये होगा कि ये लॉयल्टी टेस्ट देने में कितने लायल हैं। तुम दिन को कहो रात, तुम्हें दिन में तारे चमका दें, ये तो इस पर उतर आए थे। ये तो जो है फिल्म के गाने की तरह थे कि रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। भाई झिलमिल सितारों के आंगन में रिमझिम बरसता सावन कहाँ से होगा? और रिमझिम बरसता सावन होगा तो झिलमिल सितारों का आंगन कहाँ से होगा? तो इन्होंने तो दोनों कर दिया, झिलमिल सितारों का आंगन भी कर दिया और रिमझिम बरसता सावन भी कर दिया। आओ क्या कर लोगे? सुप्रीम कोर्ट ने अगर जो है टाइमली एक्शन न लिया होता या इसको पूरी तरह पलटा नहीं होता तो फिर से भी चुनाव होता, तो फिर भी जो है वो दल बदल के कारण वो जो है आप उनका बीजेपी का ही मेयर हो जाता। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया 142 का उपयोग करके अनुच्छेद की। उन्होंने पूरे उस मामले को पलट के और एक प्रकार से घड़ी की सुई को उन्होंने 13 दिन पीछे कर दिया, 15 दिन आपसे बता। और नहीं तो इस मामले में भी यही होता कि जो है हमारी सरकार चल रही होती, भाई हमने तो फिर से इलेक्शन कर दिया,
अब आपके दल बदल हो गया तो हम क्या करें? उस दिन तो दल बदल नहीं था ना, उस दिन तो वो जो तीनों अभी गए हैं उन्होंने तो जो है उसके मेयर के खिलाफ इलेक्शन वोट दिया था ना कायदे से, तो न्याय तो उस दिन मिलना चाहिए ना। जैसे उन्होंने कह दिया आपने इस्तीफा दिया, इस्तीफा दे दिया तो क्या हुआ? जिस डेट में चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के मामले को, उस डेट की नवैयत देख करके, जब उस डेट में स्पीकर नहीं था तो डिप्टी स्पीकर ही था, डिप्टी स्पीकर ने पहले आपको नोटिस जारी की, तब आपने विश्वास उस पर मूव किया, तो पहले उसकी नोटिस पर डिसीजन होना चाहिए, फिर उसके विश्वास पर होना चाहिए। और जिनके खिलाफ विश्वास मूव किया वो अगर जो है क्या कहते हैं, जिन लोगों ने विश्वास मूव किया उनके खिलाफ अगर दल बदल की नोटिस हुई तो वोट तो अविश्वास के ही पक्ष में देंगे ना। तो असली मामला तो है उनको वोट देने का अधिकार था कि नहीं था। अगर विश्वास भी होता तो उनको तो वोट देने का अधिकार नहीं होता। और फिर ये तो जग जाहिर है कि जो स्पीकर है वो लगातार कपटपूर्ण और बेईमानीपूर्ण जजमेंट दे रहा। अभी तक तो रिकॉर्ड है कि किसी स्पीकर ने ईमानदारी से नहीं दिया। अगर वो जो है सत्ता पक्ष के साथ मिला हुआ और सत्ता पक्ष के पक्ष में जो है दल बदल हो रहा है, तो विपक्ष में हो रहा हो तो वो दे देगा, लेकिन सत्ता पक्ष में हो रहा तो नहीं देगा। अभी तक रिकॉर्ड है, कोई बता दे कि जो है सत्ता पक्ष के लिए कब खिलाफ जो है क्या कहते हैं जजमेंट आया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में रवि राय थे आपके, जब चंद्रशेखर जी के साथ जो है बीपी सिंह के दल बदल हुआ था, तो उन्होंने कुछ लोगों की सदस्यता बरकरार रखी, कुछ लोगों की सदस्यता खत्म की। हाँ, तो एक आदमी की सदस्यता खत्म नहीं होती। और उन्होंने पूरा 1 महीने का ये भी दिया कि 1 महीने में लगातार दल बदल चल रहा था, तो वो दल बदल की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। तो 8-10 लोगों ने छोड़ा, तो कल 5 लोगों ने छोड़ा। यही महाराष्ट्र में हुआ है कि रोज कुछ ना कुछ लोग छोड़ते गए, लगातार महीनों प्रक्रिया चलती रही दल बदल की। तो कहने का मतलब है कि जब आप सुविधा का जो है वो क्या कहते हैं न्याय शास्त्र रखेंगे, सुविधा का, तो सुविधा के न्याय शास्त्र में बेईमानी तो होगी और जनादेश लूटा ही जाएगा। आपको जनादेश मिला नहीं, आपने जनादेश लूटा। यही आप जो है ईवीएम के माध्यम से करते हैं। यही सत्ता पक्ष आज बीजेपी है। कल कांग्रेस जब सत्ता में थी तो कांग्रेस पर बीजेपी ही आरोप लगाती थी कि ईवीएम के माध्यम से जनादेश लूटा जा रहा है। लेकिन अब वो पलड़ा बदल गया है, अब वो पलड़ा जो है वो बीजेपी की ओर चला गया है। और आपने हमेशा देखा होगा कि कांग्रेस आर्थिक सुधारों की जनक मानी जाती है। नरसिम्हा राव का बड़ा प्रेज हो रहा है। मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री भी थे यूपीए में, जो नरसिम्हा राव के विदेश मंत्री थे। लेकिन कांग्रेस ने कभी इस तरह से जो है एसेट्स को नहीं बेचा था जिस तरह जो है बीजेपी ने 1999 से 2004 के बीच में अरुण शौरी की अध्यक्षता में अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार ने बेचा और फायदे वाली उसको भी बेच दिया। और इन्होंने भी सारे एसेट्स बेच दिए। सर कांग्रेस ने कभी नहीं बेचा, कांग्रेस को कुछ फिर भी लोक लाभ था। चलिए तो ये तो किसी भी चीज का जो है एकदम भयानक अंतिम दुरुपयोग करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम बड़ा सुधार कर रहे हैं। तो भाई इनको तो भाई मशीन पर विश्वास है कि हम चाहे जितना भी जो है करें उल्टा सीधा, मशीन हमको जितवा देगी अगर मशीन पर अंकुश लग जाए। तो अब ये मामला इस स्टेज पर आ गया है कि लोगों में ये आशा जागृत हो गई है कि हो सकता है कि मशीन पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। और सुप्रीम कोर्ट अगर ईमानदार है तो संज्ञान लेना चाहिए। उसको चुनाव को रिग्ड नहीं होने देना चाहिए। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बहुत जरूरी है। आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक ईमानदारी कुछ भी हो। चलिए और शुक्रिया सर। आप इसमें पाकिस्तान का भी उदाहरण देख रहे हैं कि जहां का सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात से प्रभावित है कि सत्ता पक्ष में कौन बैठा है, प्रधानमंत्री हैं या कौन है, उनको रगड़ने में सुप्रीम कोर्ट जरा भी जो है वो देरी नहीं करता आपसे। जी शुक्रिया सर। और दोस्तों, जेपी सिंह साहब थे, चंडीगढ़ मामला उसके राजनीतिक कानूनी पक्ष क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। पूरा वीडियो देखिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्कार।